वेदांत फैशंस का आईपीओ आ चुका है। आखिर ये कंपनी करती क्या है, क्या इसके आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, या फिर अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो क्या एक ये अच्छा शेयर रह सकता है या नहीं रह सकता है। डिटेल बात करेंगे, जो चीज़ें आपको जानना जरूरी है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, आलतू फालतू कोई चीज़ की बात नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये एक सेलिब्रेशन वेयर मार्केट से आती है, दैट इज़ ये वेडिंग्स के लिए या और कुछ ऐसी स्पेशल ओकेजन्स के लिए मेंस के, वुमेंस के एंड किड्स के जो क्लोथिंग है वो प्रोवाइड करती है। अब इसका एक बहुत बड़ा शेयर है मेंस सेलिब्रेशन क्लोथिंग में, एंड इनके कुछ जो बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं उनमें से एक है मान्यवर एंड एक है त्वमेव। अब डिटेल्ड इनकी हम आगे बात करेंगे, कितना ये शेयर होल्ड करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बट फिलहाल के लिए इतना आप समझ सकते हो कि जो भी शादियों के कपड़े आते हैं उनमें ये जो है डील करते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करने से पहले थोड़ी सी इशू की बात कर लेते हैं कि किस दिन आईपीओ ओपन हुआ है, कब तक क्लोज होगा, कब लिस्ट होगा, वो सारी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो ओपनिंग जो है वो 4 फेब की ऑलरेडी हो चुकी है, क्लोजिंग डेट जो है वो 8 फेब है, बुक बिल्डिंग टाइप इशू है। तो जो रेंज है वो 824 से लेकर 866 रुपीज़ की सेट करी गई है, तो इसके अंदर आप बिड कर सकते हो। एंड आपको पता होना चाहिए कि हायर रेंज पे ही आपको बिड करनी होती है सो दैट आपको अलॉटमेंट मिल सके। उसके अलावा जो 17 शेयर्स का इसका लॉट है एंड इशू साइज जो है वो अराउंड 3149 करोड़ के आसपास का है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे का सारा अमाउंट OFS है, दैट इज ऑफर फॉर सेल है। अब अगर आपको नहीं पता है ये क्या होता है तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी इसको छोड़ते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो 11 फेब को अलॉटमेंट होने वाली है एंड 16 फेब को फाइनली ये जो है लिस्ट होने वाला है। सो ये सारी डिटेल्स हो गई। अभी जो मेन चीज़ हमने बात करी है कि ऑफर फॉर सेल, तो सबसे पहली चीज़ तो यह कि ये आईपीओ है ही नहीं, मतलब इतना इसमें जाने की डीप ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये आईपीओ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको लूटने का काम चल रहा है, बिकॉज ये सारे का सारा अमाउंट ऑफर फॉर सेल है। 3149 करोड़ जो भी ये रेज होने वाला है, ये सारा ऑफर फॉर सेल है। इसका क्या मतलब होता है बेसिकली, तो एक होता है आईपीओ, वहाँ पे कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है एंड लोगों से पैसा मांगती है। बट ये जो OFS होता है, इसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ऐसा किसी कंपनी ने पहले इन्वेस्ट कर रखा था, कुछ भी था, वो अपना स्टेक बेचते हैं। यहाँ पे नए शेयर्स बिल्कुल भी इशू नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वो वाला स्टेक बेचा जा रहा है। हालांकि हर आईपीओ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, थोड़ा बहुत OFS होता है, कई बार कई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो एग्जिट करते हैं, बट सारे का सारा ही OFS। तो ऐसे आईपीओ मेरे को तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रमोटर्स या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना माल बेचकर भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं, मतलब उन्हें कंपनी क्या हुआ, पसंद नहीं आ रही क्या अब, और सारा माल वो बेचना चाह रहे हैं रिटेलर्स को। एंड यहाँ पे इसकी बेसिकली वैल्यूएशन भी बहुत हाई है। एंड जनरली ऐसा ही होता है, जब भी OFS आता है वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे आता है, बिकॉज प्रमोटर्स या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स महंगे से महंगे में अपना माल बेचना चाहते हैं। वो सारी हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको इतना समझना है कि ये सारा अमाउंट जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। किनको बेच रहे हैं, हम जैसे रिटेलर्स को। तो क्यों बेच रहे हैं और आप क्यों खरीदना चाहते हो मेरे को पता नहीं है, बट यस आप ये पूरी वीडियो देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या आपको करना भी चाहिए इसमें इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए। तो सीधे जो जो चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं उनकी बात करेंगे, फालतू की कोई चीज़ की बात नहीं करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये स्टॉक एज की तरफ से बनाई गई रिपोर्ट है, हर आईपीओ की बनाते हैं, तो आप जरूर से इनको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू में जो सबसे पहले हमें मेन चीज़ देखने वाले कि ये जो है वो बेसिकली इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में काम करते हैं। ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो मान्यवर एक ब्रांड है, एक मोहे ब्रांड है इनका, मेवाज है, मंथन है एंड त्वमेव है। आपने जो ज़्यादातर इसमें सुना होगा तो मेरे हिसाब से मान्यवर आपने जरूर से सुना होगा कहीं ना कहीं पे, तो ये है। उसके अलावा एक चीज़ है कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 फाइनेंशियल ईयर में ये इनका रेवेन्यू जो था वो मेंस सेगमेंट में, सेलिब्रेशन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा था वेदांत फैशंस का, ठीक है, पूरे इंडिया में, बिकॉज ये एक फर्स्ट मूवर है एंड कंपटीशन कम है फिलहाल के लिए। तो ये एक चीज़ है, बाकी मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखता नहीं हूँ। स्टॉक प्राइस किस तरीके से मूव करेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये तो देखो वही चीज़ है कि कंपनी ने अपने बारे में अच्छा ही कहा होता है। तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कब ओपन होने वाला है, इसकी बाद में बात करेंगे फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। नीचे हम आते हैं अबाउट द कंपनी में। मेन चीज़ जो है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे एक मॉडल है EBO मॉडल। EBO मॉडल मतलब कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने फ्रेंचाइजी दे रखी है लोगों को, तो वहाँ से इनकी कितनी सेल आती है। उसके अलावा एक है MBO। MBO मतलब मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मतलब कि जहाँ पे जैसे सिर्फ इन्हीं का ब्रांड नहीं है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे भी इनकी सेल होती है। जैसे यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं वहाँ पे सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मान्यवर के प्रोडक्ट्स हैं या बाकी जो भी इनके ब्रांड्स सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। बट जो MBOs है वहाँ पे इनके भी हैं और बाकी कंपनीज हैं उनके भी हैं, और इसी तरीके से ई कॉमर्स। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं। अब 90% जो इनकी सेल है वो EBO से आ रही है, दैट इज जो इनके अपने ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं, जो अपनी फ्रेंचाइजी हैं, वहाँ से 90% सेल आ रही है। 8% सेल आ रही है इनकी MBOs से एंड 2% सेल आ रही है इनकी ई कॉमर्स से।
अब यहाँ से हमें समझने के लिए क्या है हमारे लिए, ठीक है, मैं नंबर्स वगैरह दिखाकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। समझने वाली ये चीज़ है कि 90% सेल अगर ईबीओस से आ रही है, इसका मतलब कि इनके अपने जो फ्रेंचाइजीज हैं, अपने स्टोर्स जो है, वहाँ पे फुटफॉल है कस्टमर्स का। बिकॉज अगर आप 90% सेल वहाँ से ला रहे हो तो दैट मीन्स लोग आपके दुकान पे, आपके आउटलेट्स पे आ रहे हैं। 8% है एमबीओस से, 2% जो ई कॉमर्स है वो थोड़ी सी इसलिए बिकॉज देखो जब भी बात आती है शादी के लिए कुछ लेने की तो ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम जाकर एक बार पर्सनली जाकर देखें, फिजिकली जाकर देखें, तो इसलिए ई कॉमर्स से मेरे हिसाब से सेल कम है। उसके अलावा यहाँ पे हमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, द कंपनी प्लान्स टू डबल रिटेल फ्लोर स्पेस, दैट इज की कंपनी अगले कुछ ईयर्स में 100 से भी ज़्यादा स्टोर्स जो है वो ओपन करने का सोच रही है। तो ये मेन चीज़ है हमारे लिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में जानने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक बार ब्रांड्स देख लेते हैं। तो सबसे जो फेमस इनका ब्रांड है दैट इज मान्यवर, ठीक है, वो एक मिड प्रीमियम रेंज में आता है एंड इसके अंदर क्या क्या आता है, मेंस और बॉयज़ के जो है वो क्लोथिंग आती है। उसके अलावा मोहे है, वो एक वुमेंस का ब्रांड है, ये भी मिड प्रीमियम रेंज में आता है। मेबास जो है वो बेसिकली मेंस, वुमेंस एंड किड्स वेयर तीनों के अंदर डील करता है एंड ये भी मिड प्रीमियम टू प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आता है। उसके अलावा जो मंथन ब्रांड है इनका, वो एक वैल्यू ब्रांड है एंड ये सिर्फ मेंस के अंदर डील करता है। एंड एक त्वमेव जो ब्रांड है वो भी मेंस प्रीमियम ब्रांड है एंड ये प्रीमियम्स के अंदर डील करता है एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बता रखा है कि ये कहाँ कहाँ पे बिकते हैं, ठीक है। जो त्वमेव और मेबास है ये सिर्फ ईबीओस पे बिकते हैं, उसके अलावा बाकी जो वो ई कॉमर्स पे भी अवेलेबल है। तो ये सारा आप एक बार जरूर से खुद भी पढ़ सकते हो। अभी हम यहाँ पे जो आते हैं मेन चीज़, वो यहाँ पे एक बहुत ही चीज़ समझने वाली है, वो है बेसिकली इसका रेवेन्यू मिक्स ब्रांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या क्या मतलब कि कौन सा ब्रांड इनका कितना % रेवेन्यू लाकर दे रहा है। तो टोटल 564 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू है, जिसमें से 84% जो रेवेन्यू है वो मान्यवर ब्रांड से आ रहा है। तो कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब अगर मान्यवर के प्रोडक्ट्स में कोई भी खराबी आती है, कुछ भी होता है या कहीं पे भी सेल इफेक्ट होती है, तो पूरे कंपनी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बिकॉज 84% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है, 7% रेवेन्यू आ रहा है मोहे से एंड बाकी जो तीनों ब्रांड्स हैं त्वमेव, मंथन एंड मेबास, तीनों को मिलाकर जो रेवेन्यू आ रहा है सिर्फ 8% आ रहा है। तो मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। देन यहाँ पे सेक्टर आउटलुक में इसको मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अच्छा दिखा रखा होता है कि यस ये सेक्टर भर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए मैं फिलहाल इसको अवॉइड करूँगा। उसके अलावा नीचे हम आते हैं एक बार, देखो मेरा आईपीओस को देखने का या कंपनीज को फंडामेंटली एनालाइज करने का तरीका बहुत अलग है। बिकॉज मैं हूँ चार्ट वाला बंदा, मैं चार्ट सबसे पहले देखता हूँ, तो इसका भी जब चार्ट बनेगा देखेंगे, ठीक है। अगर चार्ट अच्छा बन रहा होगा तो फिर एक बार फिर से फंडामेंटल पे आएंगे, देखेंगे कि क्या स्टोरी है। अदरवाइज अगर चार्ट ही अच्छा नहीं बनेगा तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं इस कंपनी में, मतलब मेरे को लेना ही नहीं है यार इसको, अगर चार्ट ही अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। चाहे फिर ये मान्यवर हो, जो मर्जी बेच रहा हो, ये मेरे को मतलब चार्ट से मतलब है यार, स्टॉक ऊपर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो वो एक चीज़ आपका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, प्री आईपीओ 92% है एंड पोस्ट आईपीओ 84% रह जाएगी, पब्लिक के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाकी। तो ये सारा आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है बिजनेस इज करंटली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ सिंगल डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट कैटेगरी। कहने का मतलब कि जो इनका प्रोडक्ट है वो सिर्फ इंडियन वेडिंग और ऐसे ओकेजन्स को ही टारगेट करता है। मतलब इनके पास ऐसे आम पहनने वाले कपड़े नहीं है कि मैं अगर जाऊंगा तो यार मेरे को ऐसे बाहर घूमने जाना है उसके लिए कपड़े दे दो, नहीं, सिर्फ इनके पास शादियों के कपड़े हैं या बाकी चीज़ों के ही जो है क्लोथिंग है। तो अब अगर आने वाले टाइम में लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, हालांकि एक बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल चीज़ है कि शादी के रिलेटेड ट्रेंड्स चेंज होंगे, होने को हो भी सकते हैं कि लोग मतलब शादी में लहंगा ना डालें या फिर शेरवानी ना डालें और मतलब बिल्कुल ऐसे जीन पैंट में चले जाएं, हो सकता है ऐसा दूल्हा जीन पैंट में चला जाए। बट फिर भी एक है कि अगर शादियों के ट्रेंड चेंज होते हैं, लोगों की शादी के जो क्लोथिंग है उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो दैन ये कंपनी मतलब बहुत ही लॉस में आ सकती है। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा वही पॉइंट जो हमने बात करी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ मान्यवर ब्रांड, दैट इज कि जो मान्यवर ब्रांड सेल कर रहा है वो 84% जो है वो सेल है पूरी कंपनी की। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है कि अगर मान्यवर की सेल को कुछ भी होता है तो देन थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर बाकी ब्रांड्स की भी सेल धीरे धीरे बढ़े तो वो एक अच्छा पॉइंट होगा। उसके अलावा एक यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज कंपनीज 5 लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज बाय रेवेन्यू अकाउंट फॉर 30% ऑफ द रेवेन्यूज। कहने का क्या मतलब, जैसे हमने बात करी कि कंपनी जो वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करती है, फ्रेंचाइजी देती है एंड वहाँ से सेल आती है, तो जो टोटल कंपनी ने फ्रेंचाइजीज दे रखी हैं उसमें से जो टॉप 5 फ्रेंचाइजीज हैं वो 30% रेवेन्यू लेकर आती हैं। तो कहने का क्या मतलब है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इस पूरी चीज़ को पढ़ने के बाद, कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ कुछ कॉन्सेंट्रेटेड जगह से आ रहा है, ठीक है। वो अब कह लो कि आप बिल्कुल टायर 1 सिटी से आ रहा है, कुछ ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पे लोग जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं या फिर इनके प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। बट बाकी जगह पे दैट इज पूरे, अगर हम कहते हैं ना कि यार पूरा इंडिया है और उसके अंदर फैल रखी है कंपनियां, नहीं, तो वो नहीं फैल रखी है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही फैल रखी है। तो इसी से हमें पता लगता है कि सिर्फ जो 30% रेवेन्यू सिर्फ 5 फ्रेंचाइजी से आ रहा है। तो अगर इन्होंने मतलब 500 फ्रेंचाइजी दे रखी हैं
फ्रेंचाइजीज दे रखे हैं, तो बाकी फ्रेंचाइजी क्या कर रही है यार, बाकियों का रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है? तो ये जो 5 फ्रेंचाइजीज हैं, अगर इनका कुछ दिक्कत आती है, इनके रेवेन्यू में कुछ दिक्कत आती है, तो देन डेफिनेटली कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। मेरा कहने का मतलब यह कि कंपनी अभी तक पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई है। तो वो रीजंस क्या है वो डेफिनेटली मेरे को तो नहीं पता यार, क्योंकि मैं जाकर देखा नहीं, बट यस ये चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा है देयर इज अ रिस्क ऑफ इंक्रीज कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन तो देखो हर जगह रहता है, ये कॉम्पिटिशन आता जाता रहेगा, तो कॉम्पिटिशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा डेफिनेटली। उसके अलावा मेन चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे P&L स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। तो पिछले 3 साल की है। तो सेल्स की अगर हम बात करें 2019 में 800 करोड़ थी, देन 20 में 915 करोड़ हुई। यार ये कोविड के टाइम पे किसने शादियां करी हैं, किसने कपड़े लिए इनसे, नहीं मतलब शादियां तो हुई थी, यस। तो 2021 में जो 564 करोड़ के आसपास हुई है। तो रेवेन्यू थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, उस थोड़ा नहीं बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है रेवेन्यू। बट यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं देखने वाला हूँ, प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट अगर देखेंगे 2019 में 271 करोड़ के आसपास था, 2020 में 312 करोड़ के आसपास था, एंड इस साल भी प्रॉफिट कम हुआ, 182 करोड़ के आसपास आया। तो ये चीज़ तो मैंने वही कही यार, देखो प्राइस में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर तो अच्छा फोरकास्ट होगा इसका आने वाले टाइम में, तो प्राइस दिखा देगा आपको कि यस कंपनी अच्छी है, ठीक है। इसलिए मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं रख रहा हूँ फिलहाल। ये तो थोड़ा टाइम जब लगेगा, थोड़ा डेवलप होंगी तो पता लगेगा हमें चीज़ें की क्या है, ठीक है। अदरवाइज तो लोगों को पेटीएम भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखने वाली है वो है अदर लाइबिलिटीज़ में। वो बेसिकली यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं है बोरोइंग्स फिलहाल। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में जब हम मिलेगी, जब एक दो बार रिजल्ट्स आएंगे तो हमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पता लग पाएगा। तो ये चीज़ हो गई। देखो बाकी बैलेंस शीट में फिलहाल मेरे हिसाब से कुछ देखने वाला है नहीं। ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी तो पता लगेगा, 1-2 महीने 3 महीने काम होने दो, फिर पता लगेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। बिकॉज आईपीओ आते समय हम फाइनेंशियल देखें, ये देखें, मेरे हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज एक तो आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन है या वो सारे लाइक सेंटीमेंट्स के बेस पे होने वाले हैं कि सेंटीमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, वो चीज़ें कैसी हैं, तो वो चीज़ें हैं। उसके अलावा नीचे मेन चीज़ मेरे हिसाब से जो देखने वाली है वो यहाँ पे है ये वाली एक चीज़ जो मैं बात कर रहा था कि जो रेवेन्यू है वो, जैसे आप देखोगे टायर 1 सिटी से जो इनका रेवेन्यू है वो अराउंड 44% था पिछले ईयर। तो मतलब वही चीज़ जो मैंने बात करी कि जो इनका बिजनेस आ रहा है वो सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह से आ रहा है। यही मेरे को एक मेन दिक्कत लग रही है कि क्या ये पूरे इंडिया में फैल पाएंगे या नहीं फैल पाएंगे। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर इंडियन कंपनी कोई भी है तो उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है तभी रह सकते हैं अगर वो पूरे इंडिया में फैल रखी है। ये मेरी सोच नहीं है, बाकी आपको क्या लगता है वो जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर सिर्फ हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं, तो हम नहीं ग्रो कर सकते हैं उतने लेवल का। तो टायर 2 सिटी से जो इनका रेवेन्यू है वो आप देख रहे हो 42% है, दैट इज 86% टायर 1 और टायर 2 सिटी से है। बट जो मेजर दैट इज टायर 3 सिटीज़ हैं वहाँ से सिर्फ 12% के आसपास का रेवेन्यू है। तो वही चीज़ है कि क्या टायर 3 सिटीज़ में भी जाकर ये अपना उसी तरीके का लाइक रख पाते हैं नहीं रख पाते हैं, वो चीज़ एक देखने वाली है। बाकी देखते हैं किस तरीके से आगे चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। उसके अलावा की मैट्रिक्स में अब मैंने आपको देखो, मैंने यहाँ पे कोई ये रेशोज वगैरह की बात नहीं करी बिकॉज मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। देखो मैं पहले बताऊँ भाई ना, मैं ये चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ, मेरे को ज़्यादा चार्ट से मतलब है कि चार्ट बन रहा है अच्छा या नहीं बन रहा है। तो अगर चार्ट मेरे को अच्छा बनता दिखेगा तो देन मैं एक बार आऊँगा इन पे कि हाँ एबिटा ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है यार, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी ठीक है, नेगेटिव वगैरह नहीं है, वो चीज़ें फिर मैं देखूंगा। बट पहले चार्ट बनने दो फिर वो सारी चीज़ों पे आऊँगा मैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे है जो हमने बात करी थी ऑफर फॉर सेल की, तो आप देखोगे राइन होल्डिंग्स एंड केदारा कैपिटल जो है वो अपना पूरा स्टेक बेच रहे हैं, एंड एवरेज कॉस्ट उनकी जो एक्विजिशन की थी वो थी 166 रुपीज़ पर शेयर 2017 में। तो वो तो आपको अपना माल 850-900 में बेच के जा रहे हैं। बाकी अब आप समझदार हो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कुछ दिन देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा स्पॉट एनालिसिस है, तो ये हमने ऑलरेडी सारी बातें कर ली है। बस एक चीज़ है कि जो जब लिस्ट होगा ये, तो जो वैल्यूएशन होगी वो पी रेशो 158 टाइम्स होने वाला है, दैट इज 158 का पी इसका होने वाला है। सो अभी हमने फाइनेंशियल्स देख लिए, थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया, कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से इनकी सेल्स आ रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी एक चीज़ आती है कि क्या इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, मेरा क्या पर्सनल डिसीजन है, या फिर कितने % हमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो जो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो है वैल्यूएशन की, ठीक है। हालांकि मैं वैल्यूएशन गेम में इतना जाता भी नहीं हूँ बिकॉज मैं तो देखो अपने चार्ट्स देखता हूँ, इसीलिए मैं आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। 10-15 हज़ार के प्रॉफिट के लिए कुछ के लिए मैं नहीं देखता हूँ, तो इसलिए वो चीज़ तो एक अलग है। बट फिर भी यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत है ओएफएस की, कि जो भी अमाउंट यहाँ पे आईपीओ में आ रहा है वो सारे का सारा ओएफएस है। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को झोल लगता है कि लिस्ट होकर देखेंगे क्या बनता है इसका, और लिस्टिंग गेन्स की भी संभावना नहीं है बिल्कुल भी। अभी करंट अगर हम देखें जो जीएमपी चल रहा है दैट इज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, वो अराउंड 5% के आसपास का चल रहा है प्रीमियम। और अभी मंडे पड़ा है, आज ये संडे है, तो मंडे और ट्यूसडे का दिन है, तो इस 2 दिन में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मेरे हिसाब से इसके आसपास ही रहने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव भी चला जाए बिकॉज ओवरऑल बहुत अच्छा आईपीओ नहीं है, एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज आईपीओ ही ये रहने वाला है।
हालांकि कंपनी अच्छी है, बट अगेन वही चीज़ है कि वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रही है, एंड जो OFS का सीन है वो भी थोड़ा सा बीच में है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। आप अगर थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप अप्लाई करो, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पंगा लेने की। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि आग जल रही है और अगर आप बीच में जाकर हाथ देना चाहते हो तो दे सकते हो, वो आपका शौक है अगर तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे आती है लॉन्ग टर्म के लिए कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी हो सकती है नहीं हो सकती है। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुश होने की बात यह है कि ये कोई 50-100% ऊपर लिस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना भी है तो एक बार लिस्ट होने दो, फिर थोड़े दिन मूवमेंट देखो प्राइस की कि क्या मूवमेंट हो रही है। ये ना हो बाद में 900 रुपये लिस्ट होकर बाद में सीधा ये 500 रुपये आ जाए। तो थोड़ा वेट करो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 800 पे नहीं मिलेगा, 850 पे नहीं मिलेगा, 1000 पे मिल जाएगा, 1100 पे मिल जाएगा, इससे ऊपर तो ना जाएगा। मतलब पहले दिन भी समझ लो अगर लिस्ट होते ही 30% 40% भी ऊपर चला गया तो 1200 पे ले लेना। बट वेट करो, थोड़ा सा वेट करना कि लिस्ट होने के बाद क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर ही जाइएगा, ठीक है। अब गिरता जा रहा है तो क्यों आपको जाकर बीच में सिर देना है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है आपको। बाकी अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप IPO में अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी अभी बहुत कम है, एंड जो बाकी सब्सक्रिप्शन है वो तो लास्ट दिन भरने वाली हैं, बट ज़्यादा ना तो ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला है एंड ना ही इस पर ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की संभावना है। सो ये था मेरा ओवरऑल व्यू। बाकी मैं अपना पर्सनल डिसीजन बताऊँ तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं कभी भी IPOs में अप्लाई नहीं करता हूँ। अगर मेरे को कंपनी अच्छी लगती है तो मैं बाद में उसके शेयर्स ले लेता हूँ, बट IPO से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। बट ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि IPO के ऊपर वीडियोस बनाओ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके मेरे को बताइए। कमेंट सेक्शन में आपके क्या सजेशंस हैं एंड आप क्या सोचते हो इस IPO के बारे में, वो जरूर से बताइएगा। और आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये भी मेरे को बताइएगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार ऐसे सब्सक्राइब करिए, और अगर आप जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो ये वीडियो चेकआउट करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।